मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज तृतीय अध्याय में मध्यलोक का वर्णन कर रहे हैं। और मध्यलोक में हमने समझ लिया है जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, जिनके बीचों बीच में 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। फिर उसको घेरे हुए उससे दूने विस्तार 2,00,000 योजन का लवण समुद्र है। फिर उसको घेरे हुए उससे दूने विस्तार 4,00,000 योजन का कालोदधी द्वीप धातकी खंड द्वीप है। फिर उससे दूने विस्तार वाला उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। इस तरह से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए वलयाकृति में हैं, चूड़ी के आकार में। बीच का जम्बूद्वीप थाली के आकार का गोल है। और ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। जम्बूद्वीप के विस्तार से वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया कि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। और 7 क्षेत्र कैसे बने, तो इसको पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं, जो ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर और नीचे समान विस्तार वाले हैं। अर्थात जितनी चौड़ाई मोटाई नीचे है उतनी ही ऊपर है, दीवार की तरह हैं। इस तरह से जैसे मोटी दीवार बनाते हैं, इस प्रकार के हैं वो पर्वत। और उन पर्वतों के रंग बताए गए। पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है, सभी के ऊपर सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई बताई गई। और उसके बाद उन सरोवरों में एक एक कमल है, कमल का आकार बताया गया। उन कमलों पर देवियों के आवास बने हैं, उनके बारे में बताया गया। श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये देवियां उन कमलों पर आवास में अपने सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। इसके बाद जम्बूद्वीप में उन सरोवरों से निकलने वाली नदियां हैं। तो ऐसी 14 नदियां हैं, जो पहले और आखिरी सरोवर से 3-3 नदियां निकलती हैं, और बीच के 4 सरोवर से 2-2 नदियां निकलती हैं। ऐसे 14 नदियां हैं, गंगा सिंधु आदि। और ये जोड़े से गंगा सिंधु जैसे पहला जोड़ा है भरत क्षेत्र में है, तो इनमें से पहली गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जाती है, लवण समुद्र में मिलती है। दूसरी सिंधु नदी पश्चिम दिशा की ओर जाती है और लवण समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह हर क्षेत्र में 2-2 नदी, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर जाती है। इस तरह से 14 नदियां हैं। फिर इन नदियों के परिवार सहायक नदियां हैं। तो हर नदी की, जैसे गंगा और सिंधु की 14-14 हजार सहायक नदियां हैं। इसके बाद दूसरे क्षेत्र में बहने वाली रोहित और रोहितास्या की 28-28 हजार। फिर हरित और हरिकांता की 56-56 हजार। फिर सीता और सीतोदा की 1,12,000 1,12,000। इस तरह से दूनी दूनी नदियां होती जाती हैं सहायक। और फिर उसके बाद जैसा यहाँ ये भरत क्षेत्र हमारा दक्षिण दिशा में है, तो जैसा दक्षिण में व्यवस्था है वैसी ही उत्तर के क्षेत्रों में व्यवस्था है। तो अंतिम ऐरावत क्षेत्र है, तो ऐरावत क्षेत्र और हमारा भरत क्षेत्र, ये इनमें एक समान व्यवस्था है। इसी तरह यहाँ से दूसरा, तो वहाँ ऐरावत से दूसरा, ऐसे आएंगे तो एक समान व्यवस्था है। इतना बताने के बाद फिर भरत क्षेत्र का विस्तार बताया गया। कितना विस्तार है, तो भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन विस्तार वाला है। और इसके आगे के जो भरत क्षेत्र के बाद पर्वत है, पर्वत के बाद दूसरा क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है। तो आगे आगे के पर्वत और क्षेत्र इसे भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। कहाँ तक? विदेह क्षेत्र तक। चौथा क्षेत्र है विदेह क्षेत्र। और उत्तरा दक्षिण तुल्या, जैसी दक्षिण में व्यवस्था है वैसी ही उत्तर में व्यवस्था है। अब जो काल परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो का भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6-6 काल के माध्यम से। उत्सर्पणी में आयु और शरीर की ऊंचाई, भोगोपभोग के साधन आदि क्रमशः बढ़ते जाते हैं, और अवसर्पणी में घटते जाते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का
अवसर्पिणी होता है। और इस तरह 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिला करके एक कल्प काल कहलाता है। और कल्प काल के अंत में सृष्टि का प्रलय होता है और उसमें सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, वृक्ष, मकान, दुकान सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुछ पुण्यशाली जीव सुरक्षित बचते हैं विशेष, तो उनके द्वारा फिर पुनः उत्सर्पणी शुरू होता है, तो उनसे फिर सृष्टि आगे फिर बढ़ती है। इस तरह से ऐसे अनेक अनंत कल्पकाल बीत गए हैं और आगे भी अनंत कल्पकाल होंगे और ये सृष्टि इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। अर्थात इस सृष्टि को जो कुछ भी हमें दिख रहा है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है, इसको पालन करने वाला कोई नहीं है, इसको मिटाने वाला भी कोई नहीं है। ये अकृत्रिम व्यवस्था है, अनादिकाल से ऐसी ही चली आ रही है, आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। जो जीव उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके कर्मों का नष्ट कर देते हैं, वे मोक्ष चले जाते, अनंत सुख में निमग्न हो जाते हैं और बाकी सारे जीव संसार में इसी तरह भ्रमण करते रहते हैं, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में। यहाँ तक की बात हो गई। फिर ताभ्याम अपरा भूमियों वस्थिता, अन्य जो भूमियां हैं, माने भारत और ऐरावत में तो काल परिवर्तन होता है षटकाल के द्वारा। ये भारत और ऐरावत क्षेत्र के केवल आर्यखंड में होता है। भारत क्षेत्र में 6 खंड हैं, एक आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में है। तो मिलेच्छ खंडों में ये परिवर्तन हानि वृद्धि रूप नहीं होता है, केवल भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में होता है। और शेष भूमियां अवस्थित हैं, माने वहां इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे के क्षेत्रों में स्थिति आयु बता रहे हैं मनुष्य की। तो 1 2 3 पल्योपम स्थितियों हेमवता खारी वर्षक दैव कुरु का 1 पल्य 2 पल्य और 3 पल्य की आयु होती है भरत के बाद आगे के क्षेत्रों में। तो भरत के बाद हेमवत में 1 पल्य भोग भूमि रहती है, जगन्य भोग भूमि। और हेमवत के बाद में हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और 2 पल्य की आयु। और उसके बाद विदेह क्षेत्र के देवकुरु में उत्तम भोग भूमि और 3 पल्य की आयु होती है। और इसी तरह से तथोत्तरा, इसी तरह से उत्तर में उस तरफ से हम उत्तर की तरफ से गिनेंगे। जैसे यहाँ हमने अपने भरत क्षेत्र से गिना, तो ये दक्षिण के क्षेत्र हमने गिन लिए। ऐसे ही उत्तर के क्षेत्र गिनेंगे, तो वहाँ आखिरी में उत्तर में ऐरावत है। तो ऐरावत में तो काल परिवर्तन हो जाएगा। ऐरावत के बाद जघन्य भोग भूमि 6वें क्षेत्र में, फिर 5वें में मध्यम भोग भूमि 2 पल्ले की आयु। और फिर उसके बाद विदेह क्षेत्र आ जाएगा उस तरफ से भी बीचों बीच में। तो विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है, उसमें 3 पल्ले की आयु। इस तरह से इन क्षेत्रों की आयु बता दी भोग भूमि की। अब विदेह क्षेत्र की अभी नहीं बताई है। देखो, उत्तर कुरु और देव कुरु ये 2 उत्तम भोग भूमियां विदेह क्षेत्र में हैं। इसके अलावा शेष विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है। तो विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि है, वहां पर यहाँ इस जम्बूद्वीप में 32 विदेह हैं। तो वहां पर के मनुष्यों की आयु कितनी होती है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेहेषु संख्ये काला, अर्थात विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि है वहां पर मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। और वहाँ की विशेषता है, विदेह क्षेत्र की इन कर्म भूमियों में हमेशा सुषमा दुष्मा नाम का चतुर्थ काल जो अभी यहाँ बीत चुका है, अब 5वां आ गया है, वह हमेशा चलता है। और मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है, प्रतिदिन भोजन करते हैं और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की है। जो संख्या काल जो बोल रहे हैं, माने संख्यात काल की आयु है, तो वो 1 कोटि पूर्व माने 1 करोड़ पूर्व की आयु विदेह क्षेत्र में होती है। जैसे यहाँ आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, 84 लाख से और आगे बढ़े 100 लाख हो जाएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो वहाँ विदेह क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है। और पूर्व किसे कहते हैं, तो पूर्व बड़ा होता है और पूर्व से छोटा होता है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, पूर्व से छोटा पूर्वांग होता है।
तो पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, अर्थात एक पूर्व में कितने वर्ष होंगे? 84 लाख गुणा 84 लाख। ऐसे 84 लाख में 84 लाख वर्ष का गुणा करें तो एक पूर्व आएगा। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है विदेह क्षेत्र में, और ऋषभदेव की आयु थी 84 लाख पूर्व की। भरत चक्रवर्ती भी 84 लाख पूर्व। तो पूर्व बहुत बड़ा होता है, माने एक पूर्व ही 84 लाख गुणा 84 लाख करें तब एक पूर्व आएगा, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व, इसे कोटि पूर्व कहते हैं। तो इस तरह से वर्षों में बहुत बड़ी आयु होती है पूर्व में। और पूर्व से बड़ा होता है पल्य, और पल्य से बड़ा होता है सागर। अब जैसे अभी नरकों में आयु 1 सागर 3 सागर अभी पढ़ लिए हैं, आगे सागर में आयु आएगी देवों की, तो देवों की और नारकियों की आयु सागर में होती है। पल्य में भी देवियों की आयु होती है, कुछ देवों की होती है। तो ये बहुत अधिक होती है, बड़ी बड़ी संख्या होती है। पूर्व से भी बड़ा होता है पल्य, और पल्य से बड़ा होता है सागर। अब भरत क्षेत्र का विस्तार जो पहले बता दिया है, 526 सही 6/19 योजन भरत क्षेत्र का विस्तार है। उसी को यहाँ सूत्र नंबर 32 में फिर से दूसरे प्रकार से बताया जा रहा है, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। सूत्र दोहराएंगे। भरतस्य विस्कंभो भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। 90 शतभागः। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 90 शतभाग। 90 माने होता है 90, और शत माने होता है 100। तो 90 और 100 माने 190। 190वां भाग माने भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? जम्बूद्वीप का 190वां भाग, हिस्सा। 190वां हिस्सा माने जम्बूद्वीप के विस्तार में 190 से भाग लगाएं तो जितना उत्तर आएगा उतना विस्तार है भरत क्षेत्र का। अब देखो जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन, याद है ना? 1 लाख योजन में 190 से भाग करो। 190 का भाग करेंगे 1 लाख योजन में तो 526 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा जो शेष, तो 6/19 शेष बचेगा, यानी 60 आएगा नीचे शेष में। तो 60/190 ऐसे आएगा, तो 60/190 का 0 काट देंगे ऊपर नीचे, तो 6/19। ऐसे 526 सही 6/19। इतना ऊपर जो सूत्र में बताया गया था वो बताने का तरीका और ये बताने का तरीका, अर्थ दोनों का एक ही है, तरीके दो अलग अलग हैं। तो 2 सूत्रों में बताया गया है। अब 190वां भाग क्यों कहा है इसको अच्छे से समझ लें आप, तो आपको हमेशा याद रहेगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। देखो कैसे 190वां भाग आया। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों के कारण से ये 7 क्षेत्र हो गए, माने थाली की तरह गोल है जम्बूद्वीप। एक थाली जैसा हम गोला बना लें, जैसे कागज के ऊपर या जमीन पे वृत्त बनाते हैं गोला, वो थाली के आकार का होता है। तो ऐसा एक कागज पे आप एक गोला बना लो, बना के देखो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा आपने कागज पे ये गोला बना लिया, देखो हम बनाते हैं। अब देखो इसमें हमने बना दिया जम्बूद्वीप का गोला, ठीक है। जम्बूद्वीप के गोले में अब हम कर दें 7 क्षेत्र। 7 क्षेत्र के लिए 6 पर्वत चाहिए, तो हम यहाँ 6 पर्वत बना दें। ये 6 पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं। देखो ये है पूर्व, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पश्चिम है, और ये ऊपर उत्तर है। इसको हम एन लिख दे रहे, नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये उत्तर है। तो अब ये 7 क्षेत्र और ये 6 पर्वत। अब देखो ये भरत क्षेत्र है, ये पहला, ये भरत क्षेत्र है, और ये उत्तर में ऐरावत क्षेत्र हो गया, ठीक है। और भरत के बाद ये दूसरा हेमवत, यहाँ हम गिनती डालते जा रहे हैं, भरत, हेमवत, फिर हरि,
फिर ये 4 में विदेह, यहाँ हम लिख दे रहे हैं विदेह, ये विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना, यहीं पर हैं, विदेह क्षेत्र है। फिर भरत, हेमवत, हरि, विदेह, फिर रम्यक, रम्यक के बाद हिरण्यवत, हिरण्यवत, और उसके बाद आखिरी ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हो गए। अब थोड़ी देर के लिए हम भरत क्षेत्र को एक मान लें, माना कि भरत क्षेत्र एक है, जैसे गणित करते हैं ना ऐसे। तो भरत क्षेत्र को हमने एक मान लिया, तो भरत क्षेत्र के बाद ये पर्वत है, ये वाला पर्वत है, तो ये पर्वत 2 हो जाएगा, दूना है भरत क्षेत्र से, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्षेत्र आ गया दूसरा, तो ये हो जाएगा इस पर्वत का दूना, तो 4 हो जाएगा। फिर ये पर्वत आ गया तो 8 हो जाएगा। फिर ये क्षेत्र आ गया तो ये 16 हो जाएगा। फिर ये पर्वत आ गया तो 32 हो जाएगा। फिर ये क्षेत्र आ गया विदेह क्षेत्र, 64 हो जाएगा। ये विदेह क्षेत्र 64 है। क्या है ये, अभी नहीं, ये माना हुआ है, ठीक है। अब 64 के बाद इस तरफ से हम ऐरावत से गिने, उत्तरा दक्षिण तुल्या, जैसी दक्षिण में व्यवस्था है वैसी ही उत्तर में है, तो ऐरावत को हम एक मान लें। ऐरावत के बाद पर्वत है तो 2 हो जाएगा। फिर ये हिरण्यवत क्षेत्र है तो 4 हो जाएगा। फिर पर्वत है तो 8 हो जाएगा। फिर रम्य क्षेत्र 16 हो जाएगा। फिर पर्वत है नील तो 32 हो जाएगा। और फिर विदेह क्षेत्र है तो 64। यहाँ से गिने तो भी 64 आएगा विदेह, और यहाँ से गिने तो भी 64 आएगा, और यहाँ से गिनते हुए 64 आ गया। फिर उल्टे कम करते जाएं, आधा करते जाएं, तो आखिरी में 1 आ जाएगा। विदेह क्षेत्र 64 से पर्वत 32, फिर क्षेत्र 16, फिर पर्वत 8, फिर क्षेत्र 4, फिर पर्वत 2, और फिर ऐरावत क्षेत्र 1। अब इनको हम जोड़ लें, 1 2 4 8 16 32 64 32 16 8 4 2 1, इनको जोड़ें तो जोड़ हो रहा है 190। जोड़ के देख लो, 1 2 4 8 16 32 64 32 16 8 4 2 1, ये 7 क्षेत्र और 6 पर्वत, ऐसे 13 बार हमने पहले बढ़ते गए, दूने दूने होते गए, 64 के बाद में फिर उतरना शुरू हो गए, आधे आधे करते गए, तो 190 जोड़ हो गया। तो 190 माने ये पूरा गोला 190 हो जाएगा। तो इसमें से एक अकेला भरत क्षेत्र हो जाएगा, एक माने 1/190 भरत क्षेत्र हो जाएगा, 1/190 माने 190 हिस्से में से एक हिस्सा, ऐसे। तो ये अब हम इसको दूसरा बोर्ड ले रहे हैं, अच्छा दिखेगा। ये हमने दूसरा बोर्ड ले लिया, इसको हम थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं। ये भरत क्षेत्र हमारा है, ये पर्वत है, ये पर्वत है हिमवन। इस हिमवन पर्वत के ऊपर इसको अच्छा चौड़ा सा हम बना रहे हैं, ऐसा। इससे भी ज्यादा है, मतलब ये भरत क्षेत्र है ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर, इतनी ये जो हिस्सा है ये है 1/190 माने 526 सही 6/19, ये 526 सही 6/19, ये वाला, ये दक्षिण से उत्तर वाली ये लाइन जो है ना, यहाँ से ये लाइन ये है 526 सही 6/19, या पूरे जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा, ठीक है। अब ये जो पर्वत है, ये पर्वत इससे दूना है, इतना है। अभी यहाँ गोला हमारा छोटा सा है, इसी हिसाब से हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ चूंकि बहुत छोटा बनता तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा सा बना के समझा दिया। तो ये पर्वत दूना है, तो 526 का दूना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। इसके बाद फिर ये दूसरा क्षेत्र है, तो वो इस पर्वत की इस विस्तार से दूना, ऐसे दूने दूने विदेह क्षेत्र तक होते गए। अब हम नया बोर्ड लेते हैं और इसमें हम फिर से इसी को बनाते हैं, जम्बूद्वीप को। जम्बूद्वीप में ये भरत क्षेत्र, ये हमारा भरत क्षेत्र हो गया। इस भरत क्षेत्र में ये जो पर्वत है इसको हम पूरा पर्वत मान रहे हैं, हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत पे ऐसा ये सरोवर बना है, ये है पद्म नाम का सरोवर। ये पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और गहरा है 10 योजन, 10 योजनावगाह गहरा। इसमें से नदियां निकलती हैं, तो जैसे यहाँ से नदी निकली
ये गंगा नदी पूर्व की ओर जा रही है। ये पूर्व, ये लवण समुद्र है पूरा इसको घेरे हुए, तो ये घेरे हुए ये लवण समुद्र है। तो यहाँ लवण समुद्र में ये नदी मिल गई आके, ठीक है। दूसरी नदी निकली यहाँ से, वो ऐसे चल के आई और ऐसे यहाँ पर इसी लवण समुद्र में, ये पश्चिम दिशा की और ये पश्चिम दिशा है, तो यहाँ ये नदी मिल गई। ये सिंधु नदी है, ये गंगा नदी है। अब ये नदी होने से, और एक और पर्वत है इसमें बीच में, ऐसा एक पर्वत और है, इस पर्वत को कहते हैं विजयार्ध पर्वत। तो विजयार्ध पर्वत होने से, ये विजयार्ध पर्वत होने से ये भरत क्षेत्र के हिस्से हो गए 6। तो ये है आर्यखंड, ये आर्यखंड है। इसी आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है। ये मिलेच्छ खंड है, ये मिलेच्छ खंड है, ये मिलेच्छ खंड है, ये मिलेच्छ खंड है, ये मिलेच्छ खंड है। ये 5 मिलेच्छ खंड है भरत क्षेत्र में। और ये आज की जो सारी दुनिया है वो इसी आर्यखंड में है। जितना हम जानते हैं कितने देश हैं, वो सारे देश इसी आर्यखंड में हैं, आर्यखंड के बाहर नहीं है। क्योंकि ये जो विजयार्ध पर्वत है, इस विजयार्ध पर्वत के ऊपर विद्याधरों के निवास हैं, और विद्याधर विमानों से चलते हैं, उड़ते हैं, उनकी अलग व्यवस्था है पूरी। तो यहाँ तक उन विद्याधरों के निवास तक जैसा वर्णन आता है वहाँ कोई नहीं पहुंचा है। और बाकी ये मिलेच्छ खंड में मिलेच्छ लोग रहते हैं, धर्म कर्म नहीं होता है वहाँ, मतलब आचार विचार शून्य होते हैं, इस प्रकार के मिलेच्छ खंड में रहते हैं। इसी पद्म सरोवर पर बीच में कमल है, और उस कमल पे देवियों के आवास बने हैं। और इसमें से 2 नदी तो यहाँ आ गई, और एक नदी और निकलती है, वो यहाँ जाती है ऐसे, मतलब दूसरे क्षेत्र में बहती है। इस तरह से 3 नदी निकलती हैं, पहले पर्वत से, और आखिरी पर्वत से 3 नदी, और बीच के 4 पर्वतों से 2-2 नदी। इस तरह की ये व्यवस्था है। तो ये पूरा जैन भूगोल है, और अच्छे से विस्तार से आपको समझना होगा, तो अलग से हमसे समझ लेना। अभी हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो इस तरह से भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। ये दूसरे प्रकार से समझ लिया, दोनों का अर्थ एक ही है। अब आगे, ये तो जम्बूद्वीप की बात हो गई। दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप। तो धातकी खंड की रचना कैसी है वो बता रहे हैं आगे, सूत्र नंबर 33। द्वैर्धातकी खंडे, द्वैर्घातकी खंडे, द्वैर्धातकी खंडे, धातकी खंडे। हाँ, धातकी खंड द्वीप में भरत आदि क्षेत्र 2-2 हैं। जैसे यहाँ जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र 1 है, ऐरावत क्षेत्र 1 है, सभी 1-1 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र। ऐसे ये 7 क्षेत्र धातकी खंड द्वीप में 2-2 बार हैं, माने इससे दूनी रचना है। भारत क्षेत्र 2 हैं, ऐरावत क्षेत्र 2 हैं, इस तरह से। जैसे जम्बूद्वीप में बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है, तो वहां धातकी खंड द्वीप में 2 मेरु हैं, पूर्व पश्चिम। एक पूर्व मेरु कहलाता है, एक पश्चिम मेरु कहलाता है। जो पंच मेरु की पूजा करते हैं ना, 2 जलधि ढाई द्वीप में, तो वही ढाई द्वीप में, तो एक मेरु जम्बूद्वीप का, 2 मेरु धातकी खंड द्वीप के, और आगे वर्णन आएगा पुष्कर, आधे पुष्कर द्वीप में भी। सूत्र नंबर 34 दोहराएंगे, पुष्करार्धे चा, पुष्करार्धे च। तो पुष्कर के आधे पुष्कर द्वीप में भी इसी तरह से, जैसी धातकी खंड द्वीप में रचना है धातकी खंड में, उसी प्रकार की पुष्करार्ध में है, माने धातकी खंड के बराबर आधे पुष्कर में। क्योंकि पुष्कर तो और ज्यादा दूना हो जाएगा, तो आधे पुष्कर में धातकी खंड जैसी रचना है। अर्थात पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं, सभी 2-2 हैं, जैसे धातकी खंड द्वीप में है। तो इस तरह से ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हो जाएंगे, 5 ऐरावत क्षेत्र हो जाएंगे, 5 विदेश क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की रचना है। अब सूत्र नंबर 35 है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्या। हाँ, मतलब मानसोत्तर पर्वत के पहले तक मनुष्य पाए जाते हैं। वो जो पुष्करार्ध है, आधा पुष्कर जो द्वीप है ना, वो आधा पुष्कर द्वीप
आधे के बाद मानसोत्तर पर्वत है। देखो हम यहाँ बना के बताते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा शॉर्ट में। ये हमने व्हाइट बोर्ड खोल लिया। हाँ, ये हम छोटा सा बना रहे हैं जम्बूद्वीप, इतना सा। जम्बूद्वीप को घेर के है लवण समुद्र, तो ये बना दिया हमने लवण समुद्र। लवण समुद्र को घेरे हुए है दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप, तो ये धातकी खंड द्वीप हो गया। धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए है समुद्र, तो ये कालोदधी समुद्र हो गया। और कालोदधी समुद्र को घेरे हुए है पुष्करवर द्वीप, तो ये हमने बड़ा सा बना दिया पुष्करवर द्वीप। ठीक है। अब ये पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं मानसोत्तर पर्वत। ये हमने बीच में एक पर्वत बना दिया, ये है मानसोत्तर पर्वत। ठीक है, लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो रही हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सही वृत्त बनाएंगे तो ये मानसोत्तर पर्वत है। इस मानसोत्तर पर्वत के पहले, माने ये पर्वत है मानसोत्तर, इस पर्वत के पहले माने अंदर अंदर मनुष्य पैदा होते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। ये मानसोत्तर पर्वत है, ये हमने चिन्ह थोड़ा सा बना दिया। इस ये पूरा पर्वत है। इस मानसोत्तर पर्वत के उस पार कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार से नहीं जा सकते हैं। कोई भी विमान में, यान में, अंतरिक्ष यान में, दिव्य विमान में कोई देव चाहे कि हम यहाँ से मनुष्य को ले जाएं और इस मानसोत्तर पर्वत के उस पार 8वें द्वीप में या कोई अन्य क्षेत्र में ले जाएं, नहीं ले जा सकते हैं। शरीर सहित कोई भी मनुष्य इस मानसोत्तर पर्वत के उस पार नहीं जा सकता है। तो ये मानसोत्तर तक आधा पुष्कर द्वीप है, ये आधा पुष्कर द्वीप हुआ। इसमें ये मेरू हम यहाँ बना रहे हैं, ये मेरू है, पूर्व मेरू और ये पश्चिम मेरू। इस तरह से दो मेरू हैं आधे पुष्कर में, ये दो मेरू हो गए। इसी तरह से ये तो हो गया समुद्र, ये समुद्र है, समुद्र में हमने पानी भर दिया। फिर ये आ गए धातकी खंड द्वीप, इसमें दो मेरू हैं, एक पूर्व में मेरू है और एक यहाँ पश्चिम में मेरू है। ठीक है, 4 मेरू हो गए। और एक ये जम्बू द्वीप में बीचों बीच में सुदर्शन मेरू है, ये जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू है। ये 5 मेरू हो गए। ये 5 मेरू जो ये मेरू हैं, इनकी प्रदक्षिणा सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जो ये ज्योतिषी देव हैं, वो इन मेरुओं की प्रदक्षिणा देते रहते हैं हमेशा। परिक्रमा मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति निर्लोकी, आगे ये सूत्र आएगा। तो मनुष्य लोक में माने 2.5 द्वीप में इन मेरुओं की, 5 मेरुओं की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। और तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं, तो जिस क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उस क्षेत्र के सुदर्शन मेरु पर, या जो भी मेरु हैं, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, ये 5 नाम है मेरुओं के। पंचमेरु पूजा में पूरा वर्णन विस्तार से मिल जाएगा, पूजन की पुस्तकों में दिया रहता है। तो इन पर पांडुक शिला पर और दूसरी चारों दिशाओं में 4 शिलाएं होती हैं, तो उन्हें तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के जल से पवित्र हैं, ऐसे ये मेरु हैं। सो इनकी वंदना देवता लोग हमेशा करते हैं, विद्याधर लोग भी जाते हैं, वो भी वंदना करते हैं। सामान्य मनुष्य यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो हमने आपको ये 2.5 द्वीप की रचना बता दी है। ये ऐसे हम इसको चाहे पूर्व से पश्चिम ऐसे देखें, ऐसे तो भी 45 लाख योजन है, और चाहे ऐसे उत्तर से दक्षिण देखें तो भी ये जो लाइन है विस्तार है, ये 45 लाख योजन का है। इस तरह से हिसाब लगा लें। जम्बूद्वीप 1 लाख, फिर ये समुद्र 2 लाख, फिर ये क्षेत्र 4 लाख, फिर ये समुद्र 8 लाख, फिर ये आधा पुष्कर है। पूरा पुष्कर 16 होगा तो है आधा 8 लाख योजन। ऐसे जोड़ लें तो 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22, 22 इस तरफ जम्बूद्वीप के, ये जम्बूद्वीप है, और 22 इस तरफ जम्बूद्वीप के, तो 44 और 1 लाख योजन का ये जम्बूद्वीप, ऐसे 45 लाख योजन हो जाता है। चाहे ऐसे देखें उत्तर दक्षिण, चाहे ऐसे देखें पूर्व पश्चिम, 45 लाख योजन विस्तार जम्बूद्वीप का
होता है। इस तरह से प्रांग मानसोत्तरान मनुष्य माने मानसोत्तर के पहले तक के मनुष्य पाए जाते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं ना पैदा होते हैं ना जा सकते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे रिद्धिधारी मुनि हो तो वो भी रिद्धि के प्रभाव से भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। विद्याधर भी अपने विमानों में बैठ के उड़ते हैं लेकिन ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। समय हो गया है, इसलिए इतना ही आज के लिए रहने दें, फिर इनके भेद और आगे का वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आप अपना पाठ सुना दें और कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उनका समाधान कर दें।